नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं इसी चरण में असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। केरल में करीब 2.7 करोड़ मतदाता 140 सीटों पर 842 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। राज्य में 30,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 1.46 लाख पोलिंग कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि मतदान सुचारू रूप से कराया जा सके। वहीं असम में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता 722 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जहां व्यापक सुरक्षा इंतजाम के साथ हजारों मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पुडुचेरी में 10 लाख से ज्यादा मतदाता 30 सीटों के लिए मतदान कर रहे हैं, जहां 1099 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। वहीं बता दें आपको कि तीनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल व चुनाव कर्मी तैनात हैं ताकि वोटिंग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। हम लोग सुबह निकल गए हैं वोटदान करने के लिए। अपना वोटाधिकार साबित करना ही पड़ेगा, तो लाइन लगा हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। जब स्टार्ट होंगे ये लोग वोटदान करेंगे। हमने कैंडिडेट है इन लोगों का, इन लोग का वोट हो रहा है वोट देने के लिए। आना चाहिए, जल्द आके शांतिपूर्वक से वोट देना चाहिए। बढ़िया से जाते उल्टा या गंदगोल कुछ ना हो, आराम से वोट देते जाइए। रंगिया शहर है, रंगिया का ये सेंटर है, बहुत पुराना सेंटर। जवाहरलाल नेहरू शिशु विद्यालय है। यहाँ 2 कैंडिडेट है, बीजेपी और कांग्रेस, बहुत अच्छे हैं। हम लोग सुबह से आए हैं। जो आदमी, जो कैंडिडेट रंगिया का उन्नति करेगा, ये हम लोग चाहता है। और सभी लोग अच्छा से वोट देगा, ये हम चाहता है। हम बहुत साल दिया है, कोई बुरा नहीं है, अच्छे है सब लोग, तो अच्छे ही है। हम डेवलप के लिए हम लोग मान लिए हैं। और रंगिया का जो ये है अरिमत्ता गढ़ है, अभी ये हम लोग चाहता है अरिमत्ता गढ़ अच्छा से बनना पड़ेगा। ये तो हम लोग का ऐतिह्य है ना असम का, ये हम लोग चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित कृषि विकसित भारत आपको बता दें कि 247 थीम पर आधारित 6वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में देश भर के नामचीन कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा लिए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीक, अनुसंधान और नवाचार पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। यूपी जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन है। बता दें कि भारत की कुल आबादी का 16 से 17% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। कृषि योग्य भूमि भारत में 11% उत्तर प्रदेश के पास है। इससे 11% में भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्तर प्रदेश करता है। देखिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां मैंने आपको बताया सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास आज भी मौजूद है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, 9 क्लाइमेटिक जोन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इसके अनुरूप वहां पर थोड़े से प्रयास हों, कैसे लोगों के उसको बदला जा सकता है। मैं गत वर्ष देखा कैसे जब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि खेती की बात खेत पर, हम लोग कुछ जगहों पर गए।
ये मई जून का महीना रहा होगा, और हम लोगों ने देखा कि वहां पे तीसरी फसल खड़ी थी किसान के खेत में। खेतों में उतर करके हम लोग गए, हम लोगों ने किसानों से पूछा, संवाद किया, तो क्या परिणाम है। उन्होंने कहा हमें प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत हो रही है मक्का की खेती करने पर। यानी 1 लाख रुपया एक किसान 1 एकड़ में प्राप्त कर रहा है। और ये तीसरी फसल है जिस प्रदेश में पहले एक फसल लेने में किसान को परेशानी होती थी, क्योंकि बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, समय पे बीज नहीं मिलते थे, समय पे उसके लिए कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं स्थापित होता था। हताशा थी, निराशा थी, खेती लोगों के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में ऐसे पड़े हुए थे जैसे बंजर हो, बड़े बड़े झाड़ उगी हुई थी। और 17 में जब हम लोग इस दिशा में कार्य प्रारंभ किए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को न्याय और सम्मान सिर्फ सपा सरकार ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 9 साल तक शिक्षा मित्रों का हक मारा है और सपा की सरकार आने पर उन्हें सरकारी नौकरी का हक मिलेगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों को पीड़ित बताते हुए उन्हें आगामी चुनावों में सपा का साथ देने की अपील की है। लॉलीपॉप से भी अच्छा कोई शब्द हो तो बताओ। कोई और है शब्द लॉलीपॉप से भी और बेहतर लालच देने वाला? जुमला नहीं, जुमला पुराना हो गया। प्रलोभन दे दिया। प्रलोभन तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, बहुत एलीट वर्ड है। चूना चटा दिया। अरे कानपुर का कोई शब्द तो होगा, कानपुर का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? गोली दे दी। हाँ ठीक है, गोली दे दी। मेरे कानपुर के साथियों की आवाज से आवाज मिलाते हुए शिक्षा मित्रों को गोली दे दी। कहाँ हम लोग 40,000 रुपए दे रहे थे, 22,000 का घाटा। कितने का घाटा हुआ? और हम आज भी कह रहे शिक्षा मित्रों को कि कोई भी न्याय दिला सकता है तो केवल समाजवादी लोग, और कोई सम्मान दिला सकता है और जो और साथी हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम का दौरा किया। इस बीच असम के पाथरकंदी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान शाह विपक्ष और घुसपैठियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने राज्य से घुसपैठियों की चुन चुन कर बाहर करने के वादा किया। देखिए क्या कुछ कहा अमित शाह ने। विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम का दौरा किया। इस बीच असम के पाथारकांदी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान शाह विपक्ष और घुसपैठियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने राज्य से घुसपैठियों की चुन चुन कर बाहर करने का भी वादा किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी सरकारों में घुसपैठियों को बसाने के लिए नीतियां बनाई जाती थी। घुसपैठ की खबरों पर प्रशासन आंखें मूंद बैठा रहता था। अब ऐसा नहीं है। हम असम की डेमोग्राफी को नहीं बदलने देंगे। इसके लिए राज्य में बीजेपी की सरकार को एक बार फिर चुने जाने की जरूरत है। मैं असम की जनता से अपील करता हूं कि वो हर सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को चुनाव जिताएं, ताकि असम से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जा सके। शाह के बयान पर एनडीए नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि ये घुसपैठिए हमारे देश की जनता का हिस्सा खा रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रही हैं और इन सब के लिए विपक्षी पार्टी उनका समर्थन करती है। देश की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारा संसाधन का उपयोग विदेशी या घुसपैठ करे। सवाल यहाँ है, आज भारत के लोगों का जो हिस्सा है ये घुसपैठ करके आए लोग और उस हिस्सा को बांटने का काम करते हैं, और कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक दुकानदारी सत्ता में काबिज रहने के लिए इन घुसपैठियों को सहारा देने का काम करती है। हाँ ठीक तो कहा है, माननीय गृह मंत्री जी का दायित्व बनता है और भारत सरकार का भी दायित्व है। जो बाहरी तत्व हैं, बाहरी घुसपैठिए हैं,
उनको बाहर किया जाए देश से। तो अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री ने जो कहा है उसको स्वागत योग्य है। बता दें कि राज्य में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के चलते सरगर्मी तेज है। ऐसे में शाह का विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप से सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट होने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मंगलवार को दिल्ली और असम पुलिस की टीम ने पवन खेड़ा के घर छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं मिले थे। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम हिमंता ने कहा कि पवन खेड़ा अगर पाताल में भी होंगे तो असम पुलिस उन्हें ढूंढकर निकाल लेगी। देखिए क्या कुछ कहा सीएम ने। असम विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट होने के आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा के दावे को सरासर हवाबाजी बताते हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइया ने निशाना साधा है, जिसके बाद मंगलवार को दिल्ली और असम पुलिस की टीम ने पवन खेड़ा के घर पर छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं थे। इसके बाद सीएम हिमंता ने कहा है कि पवन खेड़ा अगर पाताल में भी होंगे तो असम पुलिस उन्हें ढूंढ कर निकालेगी। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाए? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है। कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। हिमंता के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम हिमंता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? क्या यही मर्यादा है? और अगर इसी तरीके की भाषा सारे नेता बोलने लगेंगे तो इस देश का क्या हाल होगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स की भाषा देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री की भाषा देखिए। क्या भारत की संस्कृति यही सिखाती है? क्या आरएसएस जो भारत की संस्कृति की बात करता है? हालांकि बीजेपी नेताओं ने सीएम हिमंता के बयान का समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अगर पवन खेड़ा के पास ऐसा कोई सबूत है तो पेश करे, ऐसे छिपने से क्या होगा? पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे वह निराधार थे, फर्जी कागजों के बेसिस पे आरोप लगाए थे और जाली कागज उन्होंने पेश किए थे। एआई जनरेटेड कागज थे। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने कंप्लेंट दर्ज करी, उसके ऊपर एफआईआर हुई और एफआईआर के आधार पर पुलिस तहकीकात करने के लिए दिल्ली आई। भाई अगर उनके पास असली कागज हैं तो वो दे दे, वरना कानूनी कार्रवाई फेस करें। बता दें कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने खड़गे और राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने बताया है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये कागज उन्हें दिया था। अब यह मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। ऐसे में अब राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। दिल्ली में ईरान इजराइल युद्ध विराम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत की संतुलित विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा कि देश वैश्विक शांति के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की और बाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी चर्चा की। बता दें कि राजधानी में इन बैठकों और बयानों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जहां विभिन्न दल अपनी अपनी रणनीति को लेकर सक्रिय नजर आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, अगर इसमें पूरे के पूरे इस वैश्विक संकट के दौर में भारत की भूमिका देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका देखें, तो शुरू से वो इस संकट के समाधान के पक्ष में रहे हैं, संवाद के जरिए, समन्वय के जरिए
और उसका जो है उन्होंने सभी जो देश इससे प्रभावित थे, जो देश इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने सबसे ये बात करी। और मैं मानता हूँ कि जो लोग जो है वो आज बहुत होता है ना कि पिंजड़े में कैद होकर के मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत कभी संदेशवाहक नहीं रहा, कभी मैसेंजर नहीं बना, बल्कि मैसेज दिया, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों को आश्वासन दिया कि हालिया बारिश से हुए नुकसान का सर्वेक्षण कर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश और प्राकृतिक आपदाएं किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसीलिए सरकार को दीर्घकालीन समाधान तलाशने होंगे। वह आपको बता दें कि मौर्य ने कहा कि भविष्य में किसानों को ऐसे संकटों से बचाने और नुकसान कम करने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। प्रशासन को जल्द सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके और आजीविका सुरक्षित रह सके। देखिए क्या कुछ कहा डेप्यूटी सीएम ने। जो समस्या होगी उस देखिए जो नुकसान हुआ है उसकी का सर्वे हो रहा है। सर्वे करके जो किसानों को मुआवजा प्रदान करना है वो दिया जाएगा। लेकिन बेमौसम जो बारिश है ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, इसमें सरकार या व्यक्ति का बस नहीं होता है। लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार के संकटों से हमारे किसान कैसे उबर पाएं, या भी मैंने यहाँ कृषि वैज्ञानिकों को आह्वान किया है, अपील किया है कि इस पर भी शोध करें, क्या रास्ता निकाला जाए, कौन सी ऐसी फसल उपजाई जाए, क्योंकि लगभग हर वर्ष इस समय लगभग अप्रैल के महीने में इस प्रकार की बारिश, इस प्रकार की कहीं न कहीं ओलावृष्टि होती है, तो उसका विकल्प तलाशेंगे। हमारे वैज्ञानिक शोध करके इस्तेमाल करेंगे तकनीकी का। हमारे देश के किसान की फसल न तो प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो और न तो मार्केट में जब बिकने की कोई संभावना ना हो तो न तब बर्बाद हो, उसकी स्टोरेज की, उसकी सब व्यवस्था कराएंगे। नहीं, जो समस्या होगी उस देखिए जो नुकसान हुआ है उसकी। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां एसपी सांसद राजीव राय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन लोकतंत्र के लिए जरूरी है। वहीं पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री की टिप्पणी को उन्होंने अनुचित बताया। पश्चिम बंगाल में कथित 30 लाख संदिग्ध मतदाताओं के मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी की मांग की। अब बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ईरान युद्ध विराम को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, जिस पर भारत की नजर है। चुनाव आयोग ने सुपारी लिया, अभी जो भाषा उन्होंने दिया है, दो टूक जवाब दे रहे हैं, ये किसी संवैधानिक संस्थान की भाषा नहीं है। या तो ज्ञानेश जी अपने ज्ञान को सीधे पॉलिटिक्स में आकर दें, और ये इस बात का नतीजा है जो दोनों सदनों में उनके खिलाफ वैधानिक रूप से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तब ये अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, सुपारी लिए हुए हैं। रूम उनके व्यक्तिगत नहीं है, और जो टीएमसी के सांसद डायरेक्ट गए होंगे वो अपने व्यक्तिगत लड़ाई के लिए नहीं गए होंगे। आप हाँ या ना कह सकते हो, ये दरोगा वाली भाषा बोलने की जो जरूरत नहीं है उन्हें। चुनाव आयोग ने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।